बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स की नीड कब पेश आती है और कंस्ट्रक्टर्स को किस तरीके से बनाया जा सकता है और कंस्ट्रक्टर्स को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। हमारे पास यहाँ पर एक क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी बनाई हुई है, दैट इज़ कोर्स में आपके पास कोर्स आईडी एक इंस्टेंस वेरिएबल है, एक कोर्स टाइटल इंस्टेंस वेरिएबल है और कोर्स जो क्रेडिट आवर्स हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। हमारे पास कुछ गेटर सेटर्स भी डिफाइंड हैं। आप इन गेटर सेटर्स में कॉन्स्टेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट फ़िलहाल जो है वो हम डायरेक्टली मूव कर रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम बात करते हैं तो जब भी आप कोई कोर्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, न्यू कोर्स। जब आपके पास इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस ऑब्जेक्ट में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होंगी उस इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज़ उसमें आपके पास जो है वो कोर्स आईडी, चूँकि वो आपके पास स्ट्रिंग है तो उसमें वैल्यू होगी नल, और उसके बाद आपके पास होगा कोर्स टाइटल, उसमें भी वैल्यू आपके पास क्या होगी, नल होगी, और कोर्स क्रेडिट और उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी दैट विल बी 0। ये आपको इसका आइडिया होगा क्योंकि आपके पास जो कोर्स आईडी है दैट इज़ अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में जब भी बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन होती है, जब आप उसको डिक्लेयर करते हो तो नल वैल्यू होती है। अगेन कोर्स टाइटल भी आपके पास जो है वो स्ट्रिंग है, वो भी नल वैल्यू होनी चाहिए। और आपके पास जो क्रेडिट आवर्स है उसकी डेटा टाइप इंट है, तो इंट आपके पास नॉर्मली जो है वो 0 बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर करता है। जावा के पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट बने तो ऑब्जेक्ट में आपके पास कम से कम ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं इसमें नल वैल्यू ना हो। ये या तो खाली हो सकते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे आपके पास कुछ भी ना नज़र आए, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो दैट इज़ जस्ट लाइक डबल कोट्स आ जाएं यहाँ पर, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डबल कोट्स आने की बजाय कोर्स टाइटल आपको क्या नज़र आए, अननोन, कि अभी तक कोर्स टाइटल से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो उस पर्पज़ के लिए जो आप तरीक़ाकार यूज़ कर सकते हैं वो कुछ यूँ कर सकते हैं कि जब आप यहाँ पे डिक्लेरेशन करते हो आप यहाँ पर ही इसको कोनो को वैल्यू असाइन कर दें। जब आप यहाँ पर कोनो को वैल्यू असाइन करेंगे तो वो इनडायरेक्टली आपके पास जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो उसको इनिशलाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि जो आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं जहाँ पर आप उनकी डिक्लेरेशन करते हैं वहीं पर आप उनकी इनिशलाइजेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये हर एक वेरिएबल्स के में हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पर कर सकता हूँ दैट इज़ अननोन। इस तरीके से इसको अगर आप 0 साइन करते हैं दैट इज़ गुड, बट अगर नहीं भी करते तब भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो वैल्यू होती है दैट इज़ 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक बात जहन में रहे कि जैसे ही आप डिक्लेरेशन करेंगे उसी टाइम के ऊपर इनिशियलाइजेशन हो सकती है। अगर आप यहाँ पर लिखते हो क्रेडिट आवर्स इक्वल टू 4 तो ये जो काम है ये पॉसिबल नहीं है, इसके ऊपर आपके पास सिंटैक्स एरर आएगा। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिक्लेरेशन कर सकते हो और एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आप इनिशियलाइजेशन कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो मैं कोर्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा न्यू कोर्स के थ्रू, आपके पास उसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी कोर्स आईडी में बाय डिफ़ॉल्ट डबल कोटेशंस का मतलब होता है नथिंग। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने सिंपल डबल कोटेशन लिखा हुआ है। कोर्स टाइटल में आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज़ अननोन, और कोर्स जो क्रेडिट आवर्स है या हमारे पास सॉरी यहाँ पे सी क्रेडिट आवर्स था, तो सी क्रेडिट आवर्स के वेरिएबल में आपके पास जो वैल्यू होगी दैट इज़ ओनली क्रेडिट आवर्स, सी क्रेडिट आवर्स नहीं है, ओनली क्रेडिट आवर्स। तो आपके पास जो क्रेडिट आवर्स का वेरिएबल है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होगी दैट विल बी 0। अब हम बात करते हैं कि सपोज़ अगर हम लोगों ने इसको मैनिपुलेट करना हो, यानी ये जो आपके पास ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है इस ऑब्जेक्ट में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है। अगर हम चेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम इस क्लास को देखेंगे। क्लास में हमें चेंजेस के लिए जो मेथड प्रोवाइड किए गए हैं, कोर्स आईडी सेट करने के लिए सेट कोर्स आईडी, टाइटल सेट करने के लिए सेट कोर्स टाइटल, और क्रेडिट आवर सेट करने के लिए सेट क्रेडिट आवर। तो अगर हम बात करते हैं, मैं कहता हूँ जी C1 डॉट सेट कोर्स आईडी, तो मैं कहता हूँ दैट इज़ CS400। इस तरीके से C1 डॉट सेट कोर्स टाइटल, तो मैं कहता हूँ दैट इज़ DBS।
सेट कोर्स टाइटल दैट इज़ DBS। इस तरीके से मैं कहता हूँ C1 डॉट सेट क्रेडिट आवर्स और मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ 4। तो आपके पास अगर हम बात करते हैं तो मैं 1 बाई 1 आपको यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ, साथ में शो करा देता हूँ कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अपडेट हो के CS-400 आफ्टर नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पर हो जाएगा दैट विल बी अननोन की जगह पे अब यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू होगी दैट विल बी योर DBS। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इस नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम आपकी यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो 4 अपडेट हो जाएगी। अब अगर आप एक चीज़ को माइंड में रखें वो कुछ इस तरीके से कि अगर हम सिंपल सी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कोर्स की सारी वैल्यूज सेट करने के लिए हमें 4 स्टेटमेंट्स की ज़रूरत होगी। अब 4 स्टेटमेंट्स की ज़रूरत कैसे आएगी, देखें आपको पहली स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी दैट इज़ टू डिक्लेयर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, वही बात ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। सेकंड आपके पास फिर किसी एक को सेट करना, आप आईडी को सेट कर सकते हैं, टाइटल को सेट कर सकते हैं या क्रेडिट आवर को सेट कर सकते हैं। उस तरीके से एक और स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी सेट के लिए, उस तरीके से एक और स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी आपके पास सेट करने के लिए। तो यहाँ पर तो मेरे पास जो क्लास है उसमें आपके पास 3 इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। अगर मेरे पास एक स्टूडेंट और स्टूडेंट से रेलिवेंट मेरे पास 10 to 15 स्टेटमेंट 10 to 15 डिफरेंट किस्म के इंस्टेंस वेरिएबल्स हों, यानी प्रॉपर्टीज़ या फील्ड्स हमने स्टोर करनी हो, तो उसके लिए डेफिनेटली जो नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स होंगी वो इंक्रीज़ होती जाएंगी। अब नो डाउट ये एक अच्छी टेक्निक है क्योंकि हम लोगों ने बात की थी कि अगर हमें एक सिंगल मेथड बना लें तो इसमें अगर हमें किसी एक को चेंज करना पड़ा तो फिर हम सारों की वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे एक मेथड होता सिर्फ सेट डिटेल्स का, तो सेट डिटेल्स की अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन करूँ तो मैं वो कुछ इस तरीके से करता, पब्लिक वाइड सेट डिटेल्स, मैं कहता जी स्ट्रिंग CID स्ट्रिंग C टाइटल स्ट्रिंग CORS। और मैं कुछ इस तरीके से करता, मैं कहता जी कोर्स ID इक्वल टू CID एंड कोर्स टाइटल इक्वल टू कोर्स टाइटल, और आपके पास जो क्रेडिट आवर्स है दैट विल बी इक्वल टू CORS। तो मैं जो बात कर रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर ये 3 मेथड्स अगर सपोज करते हैं आपके पास ना होते तो मैं अगर वैल्यू सेट करता, सपोज मैं कहता हूँ मैंने सिर्फ कोर्स ID सेट करनी है, मुझे अभी टाइटल और क्रेडिट आवर का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं अगर कहता कि मेरे पास क्रेडिट आवर्स की इंफॉर्मेशन नहीं है तो अगर मैं इसको कॉल करता, मैं कहता C1 डॉट सेट डिटेल्स, तो जब डिटेल्स करता सपोज मैं उसको कोर्स ID दे देता, मैं कहता दैट इज़ CS400। अभी मुझे टाइटल का नहीं पता, अभी मुझे क्रेडिट आवर्स का नहीं पता, तो इसका मतलब है जब दोनों की वैल्यू अननोन होती तो मुझे यहाँ पे वैल्यू पास करनी पड़ती। इसी तरीके से अगर मैं सिर्फ एक वैल्यू चेंज करता, जैसे मैं टाइटल को चेंज कर रहा हूँ, तो टाइटल चेंज करने के लिए अगर मेरे पास ये एक मेथड होता कोर्स ID और कोर्स टाइटल और क्रेडिट आवर का मेथड ना होता तो डेफिनेटली मुझे इसकी हेल्प लेनी पड़ती। जब इसकी मैं हेल्प लेता तो इसकी हेल्प के थ्रू मुझे 3 वेरिएबल्स पास करने पड़ते। अब आप इसको एज्यूम करें कि अगर फॉर एग्जांपल आपने इंफॉर्मेशन, आप कहीं पर जाते हैं किसी बैंक में आपका अकाउंट है, अकाउंट में आप कहते हैं कि मैंने सिर्फ अकाउंट जो आपके पास फ़ोन नंबर है उसको अपडेट करना है, तो फ़ोन नंबर अपडेट करने के लिए अगर वो आपको कहते जी अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दो जो आपने अकाउंट बनाते हुए वहाँ पर दी थी, तो अगर आप जहन में रहें, किसी को अगर एक्सपीरियंस हो तो उसको आइडिया होगा कि वो जो एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है वो कितना लेंथी प्रोसेस होता है। आपको 3-4 पेजेस का पूरा फॉर्म दिया जाता है, वो फिलअप करना पड़ता है एंड सो ऑन। अब आपके पास क्या होता, कस्टमर्स के लिए भी प्रॉब्लम आती और जो सिस्टम का यूज़र होता है उसके लिए भी जो है वो प्रॉब्लम आती। तो हम नॉर्मली इस तरह का काम करते नहीं हैं। बट अगर फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर हम देखें तो हम इस सिनेरियो में कह रहे हैं कि हमारे पास जो कोर्स का ऑब्जेक्ट बन रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे सारी की सारी मालूम है, यानी मुझे उसका कोर्स ID भी पता है,
उसको मुझे कोर्स टाइटल भी पता है, उसको मुझे कोर्स क्रेडिटर भी पता है। तो अगर मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी नोन है तो मुझे जो प्रीवियस मैकेनिज़्म है उसके मुताबिक मुझे क्या करना पड़ रहा है, आईडी को सेट करने के लिए एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ रही है, टाइटल को सेट करने के लिए एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ रही है, और क्रेडिटर को सेट करने के लिए एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ रही है। क्यों ना एक बेहतर अप्रोच यूज़ की जाए, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोर्स C2 इक्वल टू न्यू कोर्स, कोर्स बन गया। उसके बाद मैं कहता हूँ दैट इज़ CS600, इसको मैं कह देता हूँ दैट इज़ DDS, और दैट इज़ 3 क्रेडिटर। तो अगर हम इन दोनों पर्टिकुलर सिनेरियोज़ की बात करें, इसमें आपके पास कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन सेट करने के लिए आपको 4 स्टेटमेंट्स की ज़रूरत है, 1 2 3 एंड 4। और अगर इस सिनेरियो की बात करें तो इस सिनेरियो में एक स्टेटमेंट और आपके पास ये दूसरी स्टेटमेंट, तो ये काम आपका 2 स्टेटमेंट में हो गया है। इट मीन्स जो बेहतर अप्रोच है, अगर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता है तो फिर आपको इस तरह का एक मेथड बना लेना चाहिए और उस मेथड को कॉल करना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की तरफ, तो नॉर्मली हम बात करते हैं कि जो काम आपका एक सिंगल इंस्ट्रक्शन से हो सकता है उसके लिए मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को यूज़ नहीं करना चाहिए। अब बीइंग प्रोग्रामिंग स्टूडेंट आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जब आपके पास फंक्शन कॉल होता है तो फंक्शन कॉल से आपके पास जो कंट्रोल होता है वो शिफ्ट होता है। कंट्रोल शिफ्ट होने की वजह से आपके पास डेफिनेटली सिस्टम के ऊपर बर्डन बढ़ता है, जिससे वो ज़्यादा काम करता है। तो ज़्यादा काम करने से इनडायरेक्टली आपके पास जो डिले है वो आपको फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3 अगर हम फिलहाल एज्यूम करें तो यहाँ पे 3 आप फंक्शंस कॉल कर रहे हो, वही काम आपका एक फंक्शन के साथ हो रहा है। तो इसका मतलब है ये अप्रोच जो है वो बेहतर है। बट अगेन मैं कहूँगा ये अप्रोच उस टाइम के ऊपर बेहतर है अगर आपको तीनों की तीनों वैल्यूज़ मालूम हो। बट अगर आप इसमें से किसी एक वैल्यू की भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर ये बेहतर अप्रोच नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपको इन्फॉर्मेशन का आइडिया नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी है कि प्रीवियसली आपको प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर दें। यहाँ पर कोर्स सी टाइटल होना चाहिए, ये मैंने गलत कर दिया है, दैट इज़ सी टाइटल। तो हम कुछ इसकी बात कर रहे हैं। अब जब हमने स्टार्ट किया तो हमने कहा हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इससे हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ यहाँ पर आए। अब हम बात करते हैं क्या इससे मज़ीद हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप सोचें तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी। वाई? अगर आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट की बात करें, जिस स्टेटमेंट को मैं ज़रा फोकस करूँगा, मैं कहूँगा कोर्स। एक स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई दैट इज़ कोर्स, इस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको देखें तो ये जो है बिल्कुल आपके पास कुछ फंक्शंस की तरह है। फंक्शन की तरफ कैसे है, इसका कोई ना कोई नाम है, इसके साथ ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं जिसमें आपके पास आर्गूमेंट्स पास हो सकते हैं, आर्गूमेंट लिस्ट आ सकती है। इट मीन इट इज़ अ फंक्शन। तो अगर हम यहाँ पर ये वाला काम परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों ना ये वाला काम इसी से परफॉर्म करवाएं। अब ये जब फंक्शन है तो फंक्शन में डेफिनेटली कुछ इनपुट पैरामीटर्स भी आने के चांसेस होंगे। तो क्यों ना ये वाली स्टेटमेंट 2 में लिखने की बजाय इसको हम क्यों ना इस तरीके से लिख लें कि मैं कहूँ यहाँ पे C3 और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं यहाँ से यहाँ पर ले जाऊँ। तो आपका वही टास्क जो है वो अब 2 स्टेटमेंट्स की बजाय कितनी स्टेटमेंट्स पर चला जाएगा, एक स्टेटमेंट के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास थोड़ी सी एफिशिएंसी मज़ीद बढ़ जाएगी। बट इसके ऊपर एरर आ रहा है, इस एरर को हम रिमूव करते हैं। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ जस्ट लाइक अ फंक्शन। बट इसको अगर हम बात करते हैं तो हम कहेंगे इट इज़ अ स्पेशल फंक्शन। इसको थोड़ी सी हम बात करते हैं, इट इज़ अ स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन की कुछ रीजंस हैं, उन रीजंस को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि दिस फंक्शन हैज़ सेम नेम एज क्लास नेम, कि इस फंक्शन का जो नेम है वो बिल्कुल सेम होगा जैसे क्लास का नेम होगा। अगर आपके पास स्टूडेंट की क्लास है देन द फंक्शन विल बी स्टूडेंट, केस सेंसिटिव है। इस तरीके से अगर आपके पास एम्प्लॉय की क्लास है तो फंक्शन का नेम क्या होगा, एम्प्लॉय होगा। ठीक है बात। इस तरीके से अगर आपके पास है स्टाफ की क्लास है तो जो ये मेथड होगा इसका नाम क्या होगा, स्टाफ होगा। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो दिस फंक्शन is called only
once in an object's life। इसको फ़िलहाल हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद जो इसकी स्पेशल बात है वो थोड़ी सी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, दैट इज़ इट हैज़ नो रिटर्न टाइप even void is not return। नॉर्मली हम जिसकी रिटर्न टाइप नहीं होती उसके एंड रिटर्न टाइप void कंसिडर करते हैं, तो इसकी आपने void भी कंसिडर नहीं करनी। इस तरीके से जो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, इट मे बी ओवरलोडेड। ओवरलोडेड का आपको आइडिया होगा, a class may have more than one special functions like this। ठीक, कोई बात। इस तरीके से जो पांचवी प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरीके से है कि this special function is called constructor because it is invoked when an object is created। देखें, अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट की बात करें तो हमने इस कोड में यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे आपको पता है ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट की क्रिएशन हो रही है। ठीक, कोई बात। तो ये कुछ बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है, दैट इज़ अ नोट, a compiler defines a constructor to help a developer when he or she do not know or want to create neither want to define a constructor in a class। ठीक है, जो कंपाइलर है वो डिफाइन करता है एक कंस्ट्रक्टर। ठीक, कोई बात। जब डेवलपर को हेल्प करने के लिए, जब उनको या तो पता ना हो या फिर वो कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना ना चाहते हो। ठीक, कोई बात। जैसे इससे पहले अगर हम बात करें तो हमने कोई कंस्ट्रक्टर की बात नहीं की, तो इसका मतलब है हमें कंस्ट्रक्टर्स का आइडिया ही नहीं था। जब हमें कंस्ट्रक्टर्स का आइडिया ही नहीं था तो उस टाइम के ऊपर हम जो है वो उसके कंस्ट्रक्टर का आइडिया नहीं था, तो जब हम जानते ही नहीं थे कि कंस्ट्रक्टर होता क्या था, हम उसको डिफ़ाइन नहीं कर रहे थे। और इस तरीके से हो सकता है कि आने वाली क्लासेस में, आने वाली कुछ क्लासेस जब आप बनाएं तो आपको कंस्ट्रक्टर्स का आइडिया हो बट आप कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करना ही ना चाहते हो, तो उस केस में कंपाइलर आपको क्या देगा, एक कंस्ट्रक्टर देगा। और ये जो कंस्ट्रक्टर होता है दैट इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक, कोई बात। दैट इज कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो आपको कंपाइलर बना कर दे वो हम कहेंगे दैट इज़ अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अगर फ़िलहाल के कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो क्या इसके अंदर आपको कोई कंस्ट्रक्टर नज़र आ रहा है? कोई कंस्ट्रक्टर आपको डिफ़ाइन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये कंस्ट्रक्टर आपको एक्सेसिबल है, इसका मतलब है कंपाइलर ने आपको एक कंस्ट्रक्टर बना कर दिया हुआ है। यहाँ पर भी आपके पास ये जो कंस्ट्रक्टर ये बना कर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है दिस इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हमें किस तरह का कंस्ट्रक्टर चाहिए? हमें इस तरह का कंस्ट्रक्टर चाहिए। तो हम जाते हैं क्लास में। क्लास में अगर हम बात करेंगे तो एक पॉइंट जो हम मिस कर गए हैं वो ये है कि अ कंस्ट्रक्टर
कैन बी पब्लिक और प्राइवेट आर प्रोटेक्टेड और नो मॉडिफायर। ठीक है, जो कंस्ट्रक्टर है वो या तो पब्लिक हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है या प्रोटेक्टेड हो सकता है। तो हम इस तरह का एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने जाते हैं। अब जब हम इस तरह का कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने जाएंगे तो कंस्ट्रक्टर आप कहीं पर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आज का जो कंस्ट्रक्टर हम बनाने लगे दैट इज़ पब्लिक, तो हम लिखेंगे पब्लिक। अब अगर हम मेथड को ध्यान में रखें तो सबसे पहले आपके पास एक्सेस मॉडिफायर के बाद आप बताएंगे उसकी रिटर्न टाइप। तो क्या कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप होती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इवन कि वॉइड भी नहीं लिखा जाता। इसका मतलब है कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होगी। अब नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर, अब इसको जो स्पेशल बातें कर रहे थे, स्पेशल इसलिए कि जब आप मेथड बनाते हो, फंक्शन डिफाइन करते हो, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी उसका नाम रख सकते हो। बट इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टर आपको क्लास के नेम को देखना पड़ता है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई नेम नहीं दे सकते। यहाँ पर जो हमारे पास क्लास है, क्लास का नेम कोर्स है, तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर बनेगा वो भी क्या बनेगा? कोर्स बनेगा। अब अगर आप देखें जो कंस्ट्रक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, अब कंस्ट्रक्टर जो यूज़ कर रहे थे उस कंस्ट्रक्टर में 3 आर्गूमेंट्स पास हो रहे थे। पहला स्ट्रिंग, दूसरा भी स्ट्रिंग और तीसरा भी आपके पास इंटीजर है। 3 आर्गूमेंट्स थे, तो हमें यहाँ पे 3 पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे। पहली जो है वो डबल कोटेशंस में आ रहा है, तो दैट इज़ स्ट्रिंग, तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग और हमें पता है कि वो क्या है, हम कहेंगे दैट इज़ आईडी। दूसरा स्ट्रिंग में आपके पास क्या है? टाइटल। और थर्ड में आपके पास क्या था? इंट, दैट इज़ CR। अब आपने ये बना लिया। अब जब अगर आप देखेंगे तो आपको मज़ीद कुछ एरर नज़र आएंगे। उन एरर्स को फ़िलहाल जो है वो हम फोकस नहीं कर रहे हैं। आपके पास बाकियों को अगर हम छोड़ देते हैं तो इसके ऊपर आपके पास एरर ख़त्म हो जाएगा। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये वाली वैल्यू आपके पास आईडी में स्टोर हो जाएगी, ये वाली वैल्यू आपके पास टाइटल में स्टोर हो जाएगी और ये वाली वैल्यू आपके पास क्रेडिट आवर्स में स्टोर हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है उसको डेफिनेशन में हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो आपकी आईडी में वैल्यू तो आ जाएगी CS400 और CS600, बट वो ऑनवर्ड कहाँ पर जाके स्टोर होनी है ये इन्फॉर्मेशन अभी मिसिंग है। तो उस पर्पज़ के लिए हम इसके अंदर कुछ कोड लिख लेते हैं। हम कहते हैं दैट इज़ कोर्स आईडी इक्वल टू आईडी, इस तरीके से कोर्स टाइटल इक्वल टू टाइटल, इस तरीके से क्रेडिट आवर्स इक्वल टू CRs। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद जो आईडी आएगी वो कोर्स आईडी में स्टोर होगी, जो टाइटल आएगा वो कोर्स टाइटल में स्टोर होगा और जो क्रेडिट आवर्स होंगे वो क्रेडिट आवर्स के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। ठीक, कोई बात। बट अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी। प्रॉब्लम क्या आना स्टार्ट हो गई कि आपके पास इसके ऊपर एरर आना स्टार्ट हो गया। अब एरर आने की रीज़न ये है कि मैंने आप लोगों को कहा यहाँ पर कि कंपाइलर जो है वो डिफ़ाइन करेगा एक कंस्ट्रक्टर डेवलपर की हेल्प के लिए, व्हेन ही और शी डू नॉट नो, ठीक है, नीदर वांट टू डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास। अगर जो डेवलपर है या तो वो कंस्ट्रक्टर बनाना ना चाहे या फिर उसको कंस्ट्रक्टर आता ना हो। अब कंपाइलर को कैसे पता लगता है कि इसको कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना आता या फिर कि कंस्ट्रक्टर बनाना नहीं चाहता? तो कंपाइलर इस क्लास को गो थ्रू करता है और देखता है क्या इसमें कोई कंस्ट्रक्टर मौजूद है। अगर तो इसमें कोई कंस्ट्रक्टर ना हो तो फिर कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है, यानी कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देता है। बट अगर इसमें एक कंस्ट्रक्टर मौजूद हो तो फिर वो कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करता। अब इस सिनेरियो के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है। जब एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है तो अब वो कंपाइलर ये वाला कंस्ट्रक्टर खुद से ऐड नहीं करेगा। ठीक है, या तो क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होना चाहिए तब कंपाइलर कंस्ट्रक्टर बना कर देगा। अगर क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर है तो कंपाइलर कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्टर आपको बनाकर नहीं देगा। तो हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया तो इसका मतलब है हमें हर तरह के कंस्ट्रक्टर्स अब बनाने पड़ेंगे जो हमें ज़रूरत होंगे। तो हमें एक ऐसा कंस्ट्रक्टर चाहिए जिसमें कोई आर्गूमेंट पास ना हो। तो हम उसके लिए सिंपल बात कर सकते हैं, हम कह सकते हैं पब्लिक कोर्स और इसकी खाली पैरामीटर्स। अब अगर आप बात करें तो अब जो ये कंस्ट्रक्टर होगा दैट विल बी कॉल्ड पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर। ठीक है बात। थोड़ी देर पहले इस तरह का जो कंस्ट्रक्टर था हम तो उसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह रहे थे। मैंने आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट करके दिया था दैट इज़ डिफ़ॉल्ट। वो डिफ़ॉल्ट इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये हमने खुद डिफ़ाइन नहीं किया था। ये किसने डिफ़ाइन करके दिया था? कंपाइलर ने। अगर आपका कंस्ट्रक्टर ऐसा है
जो आप खुद से डिफ़ाइन करते हैं और उसमें कोई आर्गूमेंट नहीं है, तो फिर आप उसको डिफ़ॉल्ट का वर्ड उसके लिए यूज़ नहीं करेंगे। आप उसके लिए यूज़ क्या करेंगे, आप उसके लिए यूज़ करेंगे इट इज़ पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर। आप इसके अंदर कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं। नॉर्मली जो काम हम यहाँ पर कर रहे थे स्टार्टिंग में, वो हम यहाँ पर परफॉर्म करने की बजाय कंस्ट्रक्टर में परफॉर्म करते हैं। तो हम कहेंगे दैट इज़ कोर्स आईडी, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या असाइन कर दो, डबल कोटेशंस। इस तरीके से कोर्स टाइटल, कोर्स टाइटल में क्या वैल्यू आनी चाहिए, दैट इज़ अननोन। और आपके पास क्रेडिट आवर्स में जो वैल्यू आनी चाहिए दैट हैज़ टू बी 0। तो आपके पास यहाँ पर नॉर्मली हम डेफिनेशन नहीं करते इसकी, इनिशियलाइजेशन आपकी नॉर्मली अगर हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो फिर कंस्ट्रक्टर्स में करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कंस्ट्रक्टर हुए, तो इसका मतलब है दैट इज़ ओवरलोडिंग ऑफ द कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर की क्या है, ओवरलोडिंग है। अब हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। वो पॉइंट कुछ इस तरीके से डिस्कशन हमने करनी है कि हमने यहाँ पर ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि जो हमने बात की थी कि दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड ओनली वंस इन एन ऑब्जेक्ट्स लाइफ, कि जो ऑब्जेक्ट की लाइफ है उसमें ये एक दफ़ा कॉल होगा, एक से ज़्यादा दफ़ा कॉल नहीं हो सकता। तो हम उसके लिए ज़रा पेंट ओपन कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में जो है वो मैं कुछ कोड लिखता हूँ और कोड में कुछ साथ साथ में चेंजेस भी करूँगा ताकि आपको चीज़ें कुछ बेहतर अंडरस्टैंड हो सकें। तो हम बात करते हैं कि दिस इज़ आवर ऑब्जेक्ट दैट विल बी हैविंग कोर्स आईडी, ठीक कोई बात, और यहाँ पे कोर्स टाइटल, और उसके बाद दैट इज़ क्रेडिट आवर्स। अगर हम बात करते हैं इस सिनेरियो में, तो आपके पास ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये डिफ़ॉल्ट होगा या फिर पैरामीटर लेस। तो आप सिंपल देख लें क्या क्लास में इस तरह का कंस्ट्रक्टर मौजूद है, आंसर इज़ यस। तो इसका मतलब है ये डिफ़ॉल्ट नहीं है, कौन सा है, पैरामीटर लेस। इस कंस्ट्रक्टर में आए क्या इसमें आप किसी इंस्टेंस वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, डेफिनेटली चेंज कर रहे हैं। कोर्स आईडी में क्या असाइन कर रहे हैं, डबल कोटेशन। तो इसका मतलब है यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बनेगा बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा, डबल कोटेशन। डबल कोटेशन इसलिए ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि एक्चुअली डबल कोटेशन असाइन हो रही है। डबल कोटेशन का मतलब होता है नथिंग। उसके बाद कोर्स टाइटल में अननोन और क्रेडिट आवर्स में क्या वैल्यू होगी, 0 होगी। इसका जो रेफरेंस होगा वो रेफरेंस रिटर्न किया जाएगा। जब रेफरेंस रिटर्न किया जाएगा तो वो एक्चुअली असाइन हो जाएगा C1 को। तो आपके पास जो C1 होगा, C1 एक्चुअली इस पर्टिकुलर मेमोरी को रेफ़र करना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपके पास C1 इसको रेफ़र कर रहा है, हमने कॉल किया C1.set कोर्स आईडी, तो कोर्स आईडी को वो चेंज करेगा। यहाँ से आपकी पास वैल्यू जो है वो अपडेट होगी, अपडेट होके क्या हो जाएगी, CS-400। इस तरीके से हम लोगों ने लिखा C1.set कोर्स टाइटल। तो आपके पास जो कोर्स टाइटल की वैल्यू है दैट इज़ अननोन, तो आपके पास अब अननोन नहीं रहेगी बल्कि चेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे करके लिख लेता हूँ दैट इज़ DBS, ठीक है, यहाँ पे ताकि आप लोगों को नज़र आए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो C1.set क्रेडिट आवर्स, तो क्रेडिट आवर्स के केस में आपके पास ये क्रेडिट आवर्स भी अपडेट हो जाएंगे। पहले 0 थे, अब अपडेट होकर आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। अब हमने बात की, हमने कहा एक और ऑब्जेक्ट बना लो। हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, और एक और ऑब्जेक्ट में भी सेम इस तरह की चीज़ें होंगी। तो मैं दोबारा से उसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, दैट इज़ कोर्स आईडी, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें डबल कोटेशंस, कोर्स टाइटल, उसमें अननोन होगा इस तरीके से, क्रेडिट आवर्स, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होगी दैट विल बी 0। उसके बाद हमने कॉल किया C1.set डिटेल्स। अब अगेन हम दोबारा से C1 में डेटा सेट कर रहे हैं। तो मैंने क्या कर दिया, C1.set डिटेल्स में अब आपके पास वैल्यू जो है वो अपडेट होकर क्या हो रही है, दैट इज़ CS-600, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा जी जो कोर्स टाइटल है दैट इज़ DDS, तो आपके पास यहाँ पर DBS अपडेट होके क्या हो जाएगा, DDS आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो क्रेडिट आवर्स हैं, क्रेडिट आवर्स भी अपडेट होकर अब 4 नहीं रहेंगे बल्कि क्या रहेंगे, आपके पास 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप एक पॉइंट को माइंड में रखें, वो कुछ इस तरीके से है कि देखें C1 से हम मेथड्स कॉल कर रहे हैं तो एक ही मेमोरी में बार बार चेंज हो रहा है। आपकी मेमोरी जो है वो चेंज नहीं हो रही और आपकी सेम मेमोरी के ऊपर जो है वो चेंजेस आ रही हैं।
अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ C1 डॉ इक्वल टू न्यू कोर्स, अगेन कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो ये हमेशा न्यू के कीवर्ड के साथ कॉल होगा। इट मीन्स आप इसको ऐसे नहीं कॉल कर सकते C1 डॉट कोर्स, आप इसको डॉट लगाकर कॉल नहीं कर सकते। जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा आपके पास न्यू के कीवर्ड से कॉल होगा। तो जब न्यू का कीवर्ड कॉल होता है तो न्यू के कीवर्ड से आपको आइडिया होगा कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से होगा क्या, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आपके पास एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट आपका मेमोरी में आया। जैसे ही आपका ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में आया, अब इसका रेफरेंस जो है वो रिटर्न होगा, किसको रिटर्न होगा, C1 को। तो C1 आपके पास यहाँ से ख़त्म होकर C1 एक्चुअली रेफ़र करना स्टार्ट हो जाएगा इसको। जितनी दफ़ा आप इस C1 के साथ कंस्ट्रक्टर कॉल करते रहेंगे इसकी मेमोरी चेंज होती जाएगी। इट मीन्स एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लाइफ में एक दफ़ा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बार बार आप सेम के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते। जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा नया ऑब्जेक्ट बनेगा। हाँ, जो मेथड्स होते हैं, मेथड्स आपके पास एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए आप एक पर्टिकुलर मेथड को बार बार भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कम से कम अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। कंस्ट्रक्टर को कब कॉल करना है, कब मेथड को कॉल करना है, मेथड कब डिफ़ाइन करना होता है, कंस्ट्रक्टर कब डिफ़ाइन करना होता है। सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा रूल है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन की तरफ जाते हैं, आपको आइडिया है कि जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उसी टाइम के ऊपर उसमें कुछ चीज़ें इनिशियलाइज़ हो जाएँ, तो उस इनिशियलाइजेशन के पर्पज़ के लिए आपको कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको कंस्ट्रक्टर चाहिए तो आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है तो कंस्ट्रक्टर ना बनाने से भी आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक पर्पज़ है दैट इज़ डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट। अगर आप कुछ इनिशियलाइजेशन करना चाहते हैं तो उस पर्पज़ के लिए आप कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे। उम्मीद है आपको ये कुछ बातें अंडरस्टैंड हो गई होगी।